अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात करेंगे बजट 2021-22 के ऊपर। बजट 2021-22 कैसा होना चाहिए? फैसलाबाद के सनतकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त सहारा दिया जब पूरी दुनिया की मईशत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोलैप्स की तरफ जा रही थी। हमारे सनतकारों ने एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर्स पकड़े, इतने ऑर्डर्स आए कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए उनको रिस्पॉन्ड बैक किया और हम कामयाब हुए। पाकिस्तान की मौसम मजबूत हुई, एक्सपोर्ट ऊपर गई, हमारे ग्राफ्स ऊपर गए। लेकिन हुकूमत की तरफ से बहुत सारी चीज़ें थी जो ये मांगते रह गए। बिल्कुल जो तस्लीम की गई उनके ऊपर उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन जो अहम थी अभी भी कुछ पड़ी हैं। हम ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे आज के प्रोग्राम के ऊपर अंदर, और यॉन मार्केट इस वक्त, क्योंकि जब भी बात एक्सपोर्ट की करते हैं तो यॉन की बात सबसे पहले आती है, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है। तो आगाज़ भी यॉन से करेंगे। साबिक चेयरमैन पायमा हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर गुच्छा साहब, उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। उनके साथ हमारे दोस्त ज़ीशानुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा सबसे इस वक्त मसला यॉन का है? यॉन की शॉर्टेज के ऊपर लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। अगर गुज़िश्ता हफ्ते की देखें तो मंडी डाउन गई है, अब थोड़ी चीज़ें हालात बैक भी जाने लगे क्योंकि इंडिया भी खुल गया, बांग्लादेश भी खुल गया। किस हद तक ज़रूरत है हमारी इसी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को बचाई रखना, रोकी रखना, और हमारी जो ये कॉटन की कमी है, यॉन की कमी है, इसको पूरा करना, और प्री आने वाले बजट के हवाले से जो प्री प्लान्स हैं, जो सजेशंस हैं, वो क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमारे जो पिछले पूरा 1 साल या 6 महीने हमारे गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया कोरोना के वायरस की वजह से बहुत डाउन गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इतना एक्सपोर्ट का ऑर्डर रहा है और अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी हुई। उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट का था। तो उन्होंने बिजली में इंसेंटिव दिया, हमें गैस में सेल टैक्स रिफंड दिए, और उसके अलावा काफ़ी सारे उन्होंने स्टेप लिए जिसकी वजह हमारी एक्सपोर्ट आज बेहतर हुई है। लेकिन अब कुछ अरसे से ये जो काम हमारा डाउन जा रहा है, उसमें एक तो वजह है कि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं चलता। पहले ये बिजली बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, और दूसरा ये है कि उसमें जो अभी हमने एक बजट के बारे में गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि इसको हमें ज़ीरो रेट करना चाहिए। ज़ीरो रेट करें तो, और बाकी हमारे जो सेल टैक्स रिफंड है वो इनको एक्सपोर्टरों को मिले, और इससे इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो है एक्सपोर्ट बेहतर होंगी। और बाकी जो रुई के अपने यान की अपने बताया है कि वो उसमें एक इंटरनेशनल मार्केट में अगर रुई कम है, कॉटन कम आ रही है और प्राइसेस बढ़ गई हैं, और पाकिस्तान में रुई है ही नहीं, और दूसरा है हमारे पास इंडिया है, हम इंडिया से हमारा ट्रेड जो है वैसे ख़त्म हुई है। बाकी ये है कि इनको चाहिए कि हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो इस पर लगी है कॉटन पे, रुई पे, वो कम करनी चाहिए। अच्छा गुजर साहब, आने वाले दिन कैसे होंगे? क्योंकि जो रुई की बात करें, कॉटन की बात करें, यॉन की बात करें, जिन ममालिक से हम ले रहे हैं उनकी इतनी नई पैदावार को हमारी ज़रूरत पूरी कर सकें, तो उससे जब ज़्यादा पड़ेगी डेफिनेटली अब हम अमेरिका के स्कीम से ले सकते, तो फिर हमारी नज़रें इंडिया की तरफ जाएंगी। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उनको फ़ायदा, हमें भी बाद में फ़ायदा होने वाला है। हमारी बहुत सारी चीज़ें उधर एक्सपोर्ट होती हैं। देखिए जी, बात ये है कि इंडिया से हमारा जो तल्लक इस वक्त जो मसला बना है, तो अगर उसमें अगर बेहतरी आ जाए तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर हो सकती है, कि बजाय हम अमेरिका से हमें रुई नहीं मिल रही, हमें बाकी कंट्री से हमें नहीं मिल रही, इंडिया हमारे साथ है, तो सबसे हमारी जो कम रेट में हमें इंडिया से रुई मिल सकती है। उसके बारे में अगर हम कोई ऐसा कोई हल निकाल लें, गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई स्टेप ले, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो किल्लत जो है रुई की, ये बेहतर हो सकती है। और जो अभी मार्केट डाउन हुई है 1 हफ्ते से, तो आपको आने वाले दिन में ये नीचे जाएगी या दोबारा जैसे रुई की खपत जो बाहर से पूरी हो जाएगी तो दोबारा से सर ऊपर रेट बढ़ने वाले हैं? क्योंकि एकदम रेट बढ़ने से हमारे साथ टेक्सटाइल के लोग भी मौजूद हैं, वो उस पर मुस्करा भी देते हैं कि एकदम से प्राइसेस होती हैं तो उनके चीखना भी शुरू हो जाता है कि मार दिया, अब तो लूटेंगे। नहीं जी, वो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पहले हमारे जो देखें ना, अभी गवर्नमेंट ने पीछे बिजली बढ़ाई है, तो पहले बिजली भी ठीक थी और हमें बिजली मिल रही थी, और बाहर से हमारे जो है कॉटन शॉटन भी आ रहे, सारा कुछ ठीक हो रहा था। एकदम से इन्होंने बिजली बढ़ाई है, आपको पता ही है आपको, और गैस नहीं मिल रही, गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो ना बाहर हमें जो अपने ऑर्डर जो एक्सपोर्टरों को डिलीवर करने में मुश्किल आ रही है। बजट के अंदर हम ये रखें सबसे पहले कि यॉन की तरफ से अगर इनकी प्राइसेस बचानी है, सबसे पहले बिजली और गैस के ऊपर, क्योंकि 1 फरवरी से गैस बंद हो रही है लोकल इंडस्ट्री की, 1 मार्च से बंद हो रही है आपके जो कैप्टिव कनेक्शन वालों की, तो एक फिर बड़ा ड्रॉबैक आएगा, फिर ऊपर प्राइस। देखें जी, उसमें मसला ये है कि बिजली को जो है वो हमारी जो पुरानी कीमत है उसको बहाल करें। नंबर 2 है गैस की जो किल्लत जो कह रहे हैं जी आने वाले 2 में गैस नहीं मिलेगी, वो ठीक करें। और नंबर 3 हमारा, मैंने पहले भी कह रहा हूँ कि ज़ीरो रेटेड करें हमारी इंडस्ट्री को, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, वो आगे फ्यूचर में बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर गुच्छा साहब मौजूद थे। अब मैं ज़ीशानुल हक साहब की तरफ बढ़ूँगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के।
निशान साहब मतलब इनकी तरफ से इनके तमाम चीज़ें सही, इनका कहना कि जब बिजली महंगी मिलनी है, गैस महंगी मिलनी है, शॉर्टेज के सामने होने हैं, 17% सेल टैक्स लग जाना तो कीमतें खुद ऊपर जानी। आप लोगों ने, इन लोगों ने, पूरे फैसलाबाद के सनतकारों ने अपने पूरे मसल दिखा के इस वक्त इंडस्ट्री को उठा दिया है। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आने वाले बजट के लिए? हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। देखें मलाल, पता क्या है, इस टाइम ना, इस साल देखें आपकी ना जौन सी है 5.5 मिलियन रही है कॉटन, और आपकी जो डिमांड है वो है 15 मिलियन। तो ये एक बड़ा ना बीच में एक डिफरेंस है जौन सा चला है। और हमें इसके लिए गवर्नमेंट से तो हम यही कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इसके लिए ना कपास के लिए अच्छी सी टेस्टिंग लैब या जो भी है अच्छा सा बीज बने, हर चीज़ हो, ताकि हम इसको तो कवर अप करें। दूसरा देखें, अब हम तमाम चीज़ें अमेरिका से नहीं इंपोर्ट कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट से हम बार बार गुजारिश करेंगे या तो वो इंडिया से कोई इंपोर्ट का अपना खोले और वहाँ भी हम ताकि एक्सपोर्ट का कर सकें, ताकि वो कोई मसा एक बराबर के असूलों पे चल सके। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ज़्यादा कर लें वो ज़्यादा, लेकिन वो बीच में मसाइल भी हैं, वो मतलब वो एक ना आपस में इनके मसले, हाँ, मुल्क की सिक्योरिटी की चीज़ें, लेकिन वो अगर रखी जाए। दूसरा जौन सा ना, मैं इस पे भी कहूँगा कि आजकल इनोवेशन का, जिद्दत का बहुत एक नया है। हमें ना सबसे पहले देखें, मेरा ना अपना वीविंग सेक्टर भी है, उसके अंदर वीविंग सेक्टर के अंदर हमें ना नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए कि अब दौर है एयरजेट का। अभी तक हम ना, हमारा जो सेक्टर है ना, वो पावर लूम और ऑटो लूम पे ही बैठा हुआ है। अभी तक हमें गवर्नमेंट ने, मतलब हम चाहते हैं कि अब हम आए नए दौर की तरफ, यानी एयरजेट की तरफ। सुलझर भी अब पीछे रह गई हैं, अब हम आए नए दौर की तरफ। जब तक हम नहीं आएंगे, देखें ये तो अब हमने फ़ायदा एक उठा लिया कि हमें एक एज मिल गया कि वो हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो गई, लेकिन ये हमें बार बार फ़ायदे नहीं मिल सकते जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, जिद्दत की तरफ नहीं आएंगे, हम अपना फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अगला मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि या तो वो ज़ीरो रेटेड कर दें, या वो ऐसे करें कि जौन से एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है अदारे। देखें, एक्सपोर्टर को तो 17% का रिफ़ंड मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड अदारे हैं उनको भी तो दें। उनका क्या कसूर है कि उनको बिजली महंगी मिल रही है, उनको गैस महंगी मिल रही है, उनका रिफ़ंड भी नहीं वापस हो रहा। वो या अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसको भी तो उसी तरह एक फ्रूट मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं वो फ्रूट कमा रहा? चैम्बर की एक मीटिंग के अंदर प्री बजट के ऊपर ये भी मशवरा आया था कि नॉन रजिस्टर्ड को कारोबार से मना कर दिया, उसे रोक मना कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन जौन सा दूसरा बंदा जो रजिस्टर्ड है, उसका क्या कसूर है? उसको भी तो कुछ ना कुछ आप एज दें। तो ये गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा, बार बार करूँगा कि एक्सपोर्टर को तो आप दे रहे हैं, तो ये एक्सपोर्टर के साथ जो दूसरे दारे जो रजिस्टर्ड हैं, उनको भी कोई फ्रूट मिले। गवर्नमेंट को अपडेट करने के लिए एक बहुत अहम मेरा सवाल है कि जब लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कह रहे हैं 1 फरवरी से लोकल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी जाएगी। तो जब लोकल इंडस्ट्री ने जो चेन है वो तो टूट गई, जब चेन टूट गई तो फिर आप कैसे उस चीज़ को, अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करेंगे, कैसे उसको लेके चलेंगे? ये गवर्नमेंट को कौन समझाएगा कि प्री बजट के से पहले ये बड़ी अहमियत की चीज़ें हामिल हैं कि हम आगे इंडस्ट्री लेके चलना चाह रहे हो, हमारी इंडस्ट्री की चेनें टूट रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अब आपका यहाँ पाकिस्तान में लेडीज़ है वो लॉन पहनती हैं, या जेंट्स हैं वो कॉटन या एक ब्लेंडेड सूट पहनते हैं, जो भी है वो, अगर उनकी एक बुनियाद ही नहीं पूरी होगी, एक डिमांड पूरी नहीं होगी, वो हर चीज़ नहीं कर सकेंगे, या वो आगे नहीं चल सकेंगे। एक पूरा एक सर्कल रुक जाएगा। जैसे एक चेन है, चेन के अंदर से एक घुड़ी टूट जाए तो वो चेन टूट जाती है, वो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर वो क्या उसका, वो तो एक वो वापस आ जाएंगे, एक बैक पे चले जाएंगे। मैं तो इन चीज़ों पे बार बार मेरी एक दो बार मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी कहा है कि देखें, इन चीज़ों पे आप ना करें, ज़रा उनसे बात करें कि ये चीज़ें इनको रोकें, इनको ना रोक तो नहीं सकते, उनको असद उमर साहब से आप जो भी मीटिंग करते हैं उनको आप
उसके सामने प्रेजेंट करें, मतलब हम्बली जो भी आप, मतलब हमारा ये है कि आप उनको ना देखें कि ये हमारे ये मसले मसाइल हैं, आप उनको आप ही हमारे नुमाइंदे, आप उनको जो पुटअप करें कि ताकि हम ना उसके लिए कर सकें। बस हमारा तो अब यही रह गया है। बिल्कुल, मैं इस पे ये लेके आगे चलूँगा दिशान साहब की बात को कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना जो परफॉर्म करना था वो किया और बेहतरीन तरीके से किया। अब बारी है हुकूमत पाकिस्तान की कि इनकी तरफ से यानी कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाना, 6 यूनिट चलाना, बंद फैक्ट्रियाँ चलाना, डबल शिफ्टें चलाना, सब कुछ कर दिया गया जो जो हुकूमत कहती गई। अब जो जो ये कह रहे हैं वो हुकूमत को करना होगा। 17% सेल टैक्स के ऊपर बारहा हर सेक्टर चीख रहा है कि जब चेन की एक तरफ से 12 आप देने लगते हैं, 17% एक्सपोर्टर को रिफंड की शक्ल मिल जाता है। इससे पहले स्मॉल जो इंडस्ट्री वाले हैं, अबूमा वाले गुज़श्ता रोज़, उन्होंने भी हमें यही कहा था कि हमें फ्री फैक्टरिंग जो है उसकी सहूलत के लिए अज़म का इजहार किया। अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, आगे लेके चला जाए, तो बहुत सारी सहूलियात जो है इंडस्ट्रियलिस्टों को, सनतकारों को दी जा सकती हैं, जिसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला है। और इस टाइम शाम साहब बार बार कहते हैं, मैं प्रोग्राम के अंदर उन्हें लूँगा भी कि हुकूमत करने के मूड में हमने उन्हें बताना है। तो गाइड अब कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज मांग रहे हैं, अब हुकूमत को भी इनकी सुननी होगी, क्योंकि ये बता भी रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। अब वो इन्हें इंटरटेन करें ताकि अच्छे तरीके से हमारी मईशत, हमारी कारोबारी जो एक सेक्टर है वो तरक्की कर सके। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताजरों से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्टों ने तो अपने मसाइल बताए, फैसलाबाद के ताजरों ने भी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया। भारी भरकम टैक्स और हर तरह से सहूलियात जो हैं फैसिलिटेट की। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नायब सदर अयूब असलम मंज मौजूद हैं, जबकि उसामा सईद अवान मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मंज साहब का ताल्लुक गला मंडी से भी है, सियासत से भी है, और इनसे इस हवाले से पूछेंगे कि क्या आने वाले बजट के हवाले से उम्मीद रखते हैं। मान साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि गला मंडी की बात करें तो हमारी तमाम ज़राई इजनास जो हैं वहाँ से आती हैं, वहाँ आगे फिर आगे बिकती हैं, हर चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा सकता। आने वाले बजट में क्या गला मंडी के अंदर कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं? क्या आप तजवीज़ करेंगे, क्या सिफारिश करेंगे, क्योंकि चैम्बर से एक पूरा एजेंडा जाएगा, तो आप अपनी तरफ से क्या तजवीज़ करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि इस हुकूमत के होते हुए कोई ख़बर अच्छी आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि बजट तो आना है अभी। बजट से पहले ही जो कुछ ये कर रहे हैं, तेल की कीमत देख लें कहाँ चली गई, बिजली बढ़ा दी इन्होंने, 1 रुपया 95 पैसे 2 रुपये हो गई। लोग इतने आवाज़ार हो गए हैं, मुश्किलात में हो गए हैं। अब तो PTI के लोग कहने लगे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं। ये अब प्री बजट तो अभी आएगा, उस बजट से पहले ये बजट पेश कर रहे हैं। अब गला मंडी ले लें, आप गला मंडी में हर वो चीज़ है जो एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक उसने वो खानी है, उसके खाने के बगैर उसका गुजारा नहीं है। दालें हैं, चावल है, चीनी है, आटा है, गंदम है, हर चीज़ है। जब तक अब गंदम की क्या पोजीशन है, कल मैं अपने घर के लिए ले गया हूँ 2600 रुपये मन, 2600 रुपये मन, फिर उस पर अखराजात आने, आटा बनना, खालिस आटे की ये पोजीशन है। जो ये मिलों वाले दे रहे हैं वो तो अल्लाह माफ़ी करे कि उसमें क्या वो डाल रहे हैं। जितनी मकई है वो सारी मिलों में पड़ रही है, ये गंदम में पीस रहे हैं। हुकूमत हमारी किधर है, क्यों नहीं पकड़ती उनको? जितने गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, वो आटा खा रहे हैं, बीमार होंगे, बीमारियां लगेंगी। जब तक ये एक तो डॉलर को नहीं कंट्रोल करते, डॉलर कंट्रोल होगा, जितनी हमारी इंपोर्ट होती है, तमाम दालें हमारी बाहर से आती हैं, हमारे मुल्क में कम पैदा होती है जितनी भी अजनास हैं, क्योंकि पानी नहीं है मुल्क में। जब तक इंपोर्ट डॉलर नहीं ये इसको रोक सकते, जब तक कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आएगी। डॉलर इनके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल का हाल देख लें, बिजली का हाल देख लें, दूसरी आम अशिया ज़रूरत जो डेली हर बंदा करता है, गरीब अमीर, उसकी हालत देख लें। जिस पे PM साहब नोटिस लेते हैं जिस चीज़ पे, उसका सुबह को 5 रुपये रेट बढ़ा होता है। कमेटी बैठी है, वज़ीर बैठे हैं,
वज़ीरों को डांटते हैं कि आपने ये नहीं किया, नहीं किया, वो चंद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। बात ये है कि कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर आज़म मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है इनसे। जब से ये हुकूमत आई है, पहली हुकूमत जिनको ये चोर बता रहे थे, डाकू बता रहे थे, उनके रेट चेक कर लें, आज के रेट चेक कर लें, अगर तो डबल हो गए हैं। फिर तो वो पहले वाले अच्छे थे। अगर इन्होंने किसी चीज़ पे कंट्रोल किया फिर ये अच्छे हैं। इसका मुआवजा आवाम करेगी। इलेक्शन इंशाल्लाह आने वाले हैं, उसमें इनको पता चल जाएगा कि जो इन्होंने आवाम का हशर किया है, इंशाल्लाह आवाम भी इनका हशर नशर करेगी। और इनको बिल्कुल वाज़ह तौर पे ये पैगाम आवाम दे रही है। एहतसाब हो रहा है चंद आदमियों का, वही उनको ही पकड़ लेते हैं, उनको ही छोड़ देते हैं। दूसरा रेफरेंस फिर बन जाता है, फिर उसकी ज़मानत होगी, फिर उस रेफरेंस दायर हो गया, फिर उसकी ज़मानत होगी। कभी आपने देखा कि किसी जो 20-25 आदमी जिनके रेफरेंस चल रहे हैं पकड़े हुए, उनके अलावा कोई बंदा पकड़ा है? रिश्वत का बाज़ार इतना गर्म हो चुका है, जो आगे 1500 में काम होता था अब उसका रेट 50,000 हो गया। आप मुख्तसर ये कहेंगे कि आने वाला बजट मायूस कुन है और ख़ास आने वाला बजट नहीं बिल्कुल मायूस कुन होगा। उसमें आप देख लेना कि महंगाई कितनी होगी, वो लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। रीढ़ की हड्डी आवाम की तोड़ दी जाएगी। उसामा सईद अवान साहब मौजूद हैं। ताजर मसाइल लेके आते हैं, सड़कों के मसाइल वही हैं, टूटी फूटी हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इशारे देख लें, हर लिहाज से ख़राबी। आने वाले बजट में क्या मुतालबा करेंगे, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि तरक्याती बजट 2 साल से रुका पड़ा है। पहले तो मैं सिटी 41 का और आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप हमेशा फैसलाबाद को और नेशनल लेवल पर जो हार्ड बन इश्यूज़ हैं उन पे ट्रेडर्स की आवाज़ बन के आगे काम बाला तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जब से गवर्नमेंट आई है कन्फ्यूजन का शिकार कि उन्हें अभी तक यही नहीं पता, ना उन्होंने कोई बिज़नेस पॉलिसी दी है, ना छोटे ट्रेडर्स क्या वो बाजू बने हैं। हकीकत यही है कि डेवलपमेंट उधर रुकी पड़ी है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप ही नहीं कर सके। कम से कम चलें डेवलप नहीं कर रहे, उसकी मेंटेनेंस हो जाए वो भी नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात है, आप देखें जो छोटा तबका है, छोटा ट्रेडर है, वो परेशान है। इन्होंने ना उसे कोई सब्सिडी दी है। कोरोना के हवाले से भी लोग बहुत पसमानदा हालत में चले गए हैं, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दे सके। उसामा साहब, कहा गया था दुकानों के किराए और ख़ासतौर बिलों के हवाले से कहा गया था कि बिल माफ़ कर दिए जाएंगे 3-3 महीने के, तो उस हवाले से कोई अपडेट नहीं, क्योंकि उस वक्त ताजर मायूस हुए थे। तो आने वाले जो दिन होंगे, टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दिए जा रहे हैं, और फिर एक और कोई आजकल नया टैक्स जो है वो FBR की तरफ से और एक्साइज़ की तरफ से दिया जा रहा है, उस पर चीख रहे हैं ताजर। सर आप ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ताजर बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ये देखें कि जितने FBR के टैक्सेस हैं वो लग रहे हैं या प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं, दुकानों वालों को किराए बेचारे वो भूखे मार रहे हैं और वो किराए देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये है कि वो किराए भी दे रहे हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन रिट ऑफ लॉ हुकूमत की कहीं नज़र नहीं आती। मैं आपको इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा ताजर तबका है, एक तो जैसे छोटे लेवल पे सब्सिडी किसी को है ही नहीं है। इन्होंने इंडस्ट्री को कहा कि जी हम जो छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जी आप एक इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी कि जी आप उस 24 घंटे इंडस्ट्री को चलाते हैं, 6000 यूनिट फ़र्ज करें या 10,000 यूनिट वो कंज्यूम करती थी, तो वो कहते हैं कि जी आप इसे 20,000 कंज्यूम करेंगे तो फिर आपको अगले 10,000 पे जो है ना 5% आपको छोड़ेंगे। लेकिन जो आगे इंडस्ट्री 24 घंटे चल के उसके 10,000 कंज्यूम होते थे, वो अब वो बंदा अलहदा जगह ले, फिर उसको बढ़ाए, फिर उसको वो सब्सिडी मिलेगी। ऐसा इंडस्ट्री वालों ने कहा था कि लोड शेडिंग मखसूस औकात के अंदर की जा रही है, हमसे इजाफी यूनिट यूज़ ही नहीं हो रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इजाफी यूनिट्स यूज़ ये भी एक है, लेकिन इसके अलावा जो लोग अपनी इंडस्ट्री को दिन और रात दोनों टाइम में चलाते थे, छोटे तबके की बात कर रहा हूँ, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हमारे पास इधर चैम्बर में आता है, या छोटा पावर लूम वाला सेक्टर वाला आता है, वो बेचारा चीख रहा है। और फिर जान महंगा है, वो आगे बिजली की सब्सिडी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। और बजट के हवाले से जो मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसा लायामल बनाए कि जो छोटा तबका है वो 20-22 हज़ार रुपये में उसका गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई की शरह बहुत बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं। आप मुझे ये बताएं
कि क्या मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ, क्या बिजली के रेट बढ़ाने से, पेट्रोल बढ़ाने से आप बार बार बजट जो मिनी बजट पेश करते हैं पूरे साल में, इसका खुदारा कोई आप होश के नाखून लें कि इस वक्त हुकूमत किधर क्या कर रही है और आवाम पिस रही है। आवाम पिस रही है, ये इनकी बड़ा अहमियत का हामिल पॉइंट है कि ये एक बजट का मकसद होता है पूरे साल के लिए कंसिस्टेंसी, लेकिन वो टूट रही है। जो खालसा मौजूद हैं, लोकल हौजरी से इनका ताल्लुक है और बल्कि उसके एसोसिएशन के ये सरकर्दा रहनुमा सदर हैं। हाई साहब, चौधरी साहब क्या कहेंगे, बजट कैसा होना चाहिए 2021-22, कितना बोझ डाला है, कितना हल्का होना चाहिए? डॉक्टर साहब, पहले तो बात यह है कि हमारे 3 दिन हफ्ते में बिजली आती है, 3 दिन नहीं आती, और हमें मैसेज कर देते हैं कि हम तारों की ऑपरेशन कर रहे हैं। 3 दिन गैस बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दी गई है, जनरेटर हम चला नहीं सकते, बिजली आ नहीं रही, मजदूर बेकार हो गए हैं। जो पिछले साल 16,000 रुपये का बैग साहब 33,000 रुपये का है। ये हौजरी का माल है, सब लोग बेकार बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत लूज होगा ये जो बजट जो है अब। क्या क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, खान साहब से जो कह रहे हैं फैसलाबाद को तो बेचा जा रहा है? अगर हमारी काटन नहीं है तो हमें बाहर से मंगवाने की इजाज़त दे दें, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर से मंगवाने की इजाज़त नहीं है। देखो जो एक्सपोर्टर हैं वो भी अब आर्डर नहीं ले रहे, एक्सपोर्टर भी आर्डर नहीं ले रहे, तो उनके लिए काटन नहीं मिल रही, उनको बैग बिल्कुल नहीं मिल रहा। 33,000 रुपये का बुरा हो गया है और बिजली आ नहीं रही, बिजली महंगी इतनी कर दी, गैस महंगी कर दी गई है लोकल के लिए ख़ास तौर पे। अगर कोई उन्हें कोई रिलीफ मिला होगा तो एक्सपोर्टर को मिला होगा, हमें कोई नहीं मिला। जो एक्सपोर्ट हौजरी वाले हैं वो तो काम चला रहे हैं, जो लोकल हौजरी है फिर वो अब क्या कर रहे हैं? वो तकरीबन इस वक्त मजदूर जो बंद बैठे हैं, सब बंद बैठे हैं, ना बिजली है ना गैस है, बेकार बैठे हैं सब लोग। गैस 1 फरवरी से तो लोकल इंडस्ट्री की बिल्कुल ही बंद करने जा रहे हैं ये। अब बंद है, 1 फरवरी से अब बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। ना गैस पे हम जनरेटर चला सकते हैं, ना बिजली आ रही है। तो बजट 2021-22 में क्या मुतालबा आपका मेन होगा कि ये 2-3 नुक्ते इनको मेन पर रखना? देखो जी, अगर 5% लोगों को अगर फ़ायदा दिया है तो 95% लोग तो रोल रहे हैं, उन्हें फ़ायदा दें ना। उनके लिए भी गैस सस्ती करें, बिजली सस्ती करें, उनके लिए काटन सस्ती करें, ताकि मजदूर को बेरोज़गार ना हो, मजदूर बेरोज़गार ना हो। ये इनके पॉइंट बड़ा वैलिड था। उसामा सईद अवान साहब मौजूद हैं। एंड पे उसामा भाई क्या कहेंगे, ट्रेडर्स के लिए 2-3 नुक्ते बड़े अहमियत के हामिल कौन से हैं जिनको फिलफौर मद्देनज़र रखा जाए? सर फिलफोर तो ये उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो ट्रेडर, छोटा ट्रेडर है, दुकानदार कह लें या एक छोटी एसएमई इंडस्ट्री है, उसको आप जो बिजली की आपने सब्सिडी का पैकेज बनाया ना, उसको आप रिवाइज़ करें कि ये पैकेज जो वो दे रहे हैं वो पैकेज इम्प्लीमेंटेशन होने के काबिल। वो बड़ी इंडस्ट्री को ठीक है, जिसकी कोई 1000 अपना पावर लूम थी, 2000 पावर लूम थी, उसने 500 चलाई थी, वो 1500 चलाएगा, वो उस इंडस्ट्री का गैप को फिल कर लेगा। लेकिन छोटी जो इंडस्ट्री है, जिस छोटा ताजर है, वो परेशान है, चाहे वो एक दुकानदार है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री वाला, ये पावर लूम वाला है। तो इसको एक तो इन्हें चाहिए कि इसको जो इसका टैरिफ है बिजली का, वो उसके लिए बजट में 1 साल उसको प्रॉपर एक जैसा रखें। अगर उसने आगे चीज़ बनानी है, बेचनी है, तो उसको पता हो कि मैंने आज ये कॉटन इतने के लिए, तो मैंने साल के रेट पे इतने का बेच रहा हूँ, मुझे परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, इन्हें चाहिए कि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, आ रही हैं, उसमें भी छोटे ताजर को सब्सिडी दी जाए। और बाद मुश्किलात ऐसी हैं, जिस तरह इन्होंने जितने भी हमारे इंपोर्ट के अदारे हैं, ड्राई पोर्ट के रिलेटेड है, दूसरे हैं, उनमें उन्हें बड़ा परेशानी के मसाइल आते हैं। वहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो छोटा हमारा ताजर है, जो छोटा कमा रहा है, या छोटा मजदूर है जिसकी 20 से 22,000 रुपया में तनख्वाह में वो गुजारा नहीं करता, तो आप कम से कम उसका डाटा कलेक्ट करके उसको रिलीफ पैकेज दें, ताकि लोगों में आप एक तरफ हम देखते हैं कि रिलीफ की भरमार है इंडस्ट्री को, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि एक छोटा ताजर है, वो बेचारा वो बेकस है और मजबूर है, लाचारी की पोजीशन में है। तो ये जो फ़र्क है, तफरीक है, एक नया पाकिस्तान का हमने इसलिए वोट दिया था इमरान खान साहब को कि जो गैप है ये एक हो जाएगा। गैप एक हो जाएगा जी, ये इसलिए इमरान खान साहब को लाए थे। इस बजट में उम्मीद की जा रही है इस गैप को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारा छोटा ताजर, छोटा इंडस्ट्रीज, एसएमईज जो हैं वो बच सकें और पाकिस्तान की मौशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल सरवर मौजूद हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड हैं, जबकि मशीर हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म टेक्सटाइल के। ज़फ़र सरवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्री बजट सेशन चल रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, तो हर तरफ प्री बजट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैसलाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के ऊपर है, जो सबको ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लिए गोल्डन कोइन बना हुआ है। क्या देखते हैं, क्या तजावीज़ हैं? कि उस दिन गुज़िश्ता रोज़ सदर के साथ मुलाकात जो चैम्बर आपकी हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपकी सिफारिशात बड़ी अहमियत के हामिल होगी, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी आपने बनाई थी। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि बजट रिफॉर्म्स के अंदर दो चीज़ों को मैंने रिकमेंडेशन भी दी है, और मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ कि दो चीज़ें जो मद्देनज़र रखें। सबसे पहले अवामी रिलीफ, उसके बाद इंडस्ट्री को सामने रखें, क्योंकि जो इस वक्त इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है उसमें सब्सिडीज़ जो हैं, जो कमोडिटीज़ हैं जो पब्लिक के यूज़ के लिए हैं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ें सस्ती हों। नंबर 2, अब आ जाएँ एनर्जी के हवाले से। तो एनर्जी के हवाले से 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने एड्रेस की हैं। सबसे पहले तो कॉटन है। कॉटन की जो शॉर्टेज है इस मुल्क में जो चल रही है, ये हमने जितना टेक्सटाइल में बूम आया, अगर हमने इसको ओवरकम ना किया तो ये समझें कि हम फिर वापस बहुत पुरानी पोजीशन पे चले जाएंगे। और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की पोजीशन है, अगर वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो 25 मिलियन बेल की कैपेसिटी है वहाँ पे, हमारे यहाँ 55 मिलियन की है, तो हमें तकरीबन 80 से 90 मिलियन बेल की शॉर्टेज हमें नज़र नहीं आ रही। और हम कहीं यूरोप से या किसी और साइड से यूएसए से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ना चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका ने चाइनीज कॉटन के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट करके नहीं कर सकते। तो मुझे सिर्फ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो सिर्फ इंडियन कॉटन पर नज़र आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कॉटन जो है वहाँ से लो की जाए। सेकेंडली ये है कि बहुत बड़ा जो है फंड जो अमाउंट है वो हमारी सेल्स टैक्स में और रिफंड्स में ब्लॉक हो जाती है। तो हम डिमांड उसमें भी लिखा है कि जिस तरह ज़ीरो रेटिंग थी उसको बहाल किया जाए। इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा बल्कि एक्सपोर्टर की लिक्विडिटी क्रंच भी ख़त्म होगा। ज़ीरो रेटिंग की वजह से बहुत सारी जो फ्लाइंग इनवाइसेस हैं और बहुत सारी जो माफिया, क्योंकि मैं बेसिकली ये कहता हूँ ये बजट जो है अगेंस्ट माफिया आना चाहिए। जो कॉटन माफिया है उसको जो है वो तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है और अरबों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा है, और ये कुछ महीनों के बाद गवर्नमेंट को नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही आपको पता है कि इस वक्त वैल्यू एडिशन में बहुत काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के अदारे हैं वो कोई इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर रहे, या वो सिर्फ फोटो सेशन के अंदर उनकी मीटिंग्स होती हैं, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स उनकी बहुत कम है। हमें उन्हें इंडस्ट्री एकेडेमिया के अंदर साथ मिलकर अपनी रिफॉर्म्स को लेके आना चाहिए, और हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त स्किल डेवलपमेंट की। जो हमारी मैं समझता हूँ मैनेजर्स से लेके नीचे लेबर तक, इवन कुक तक हमें बड़ी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी मैनर्स नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट लेबर जो है वो मतलब वो ना होने की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो रही है। इसके अलावा हमें जो है कॉटन रिसर्च फोरम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड इंट्रोड्यूस किया जाए, फार्मर को, ग्रोअर को राइट प्राइस पे की जाए, ताकि वो उसकी जो इंटरेस्ट है वो बिल्ट हो, तो वो शुगर केन की तरफ वो कन्वर्ट हुआ, वो वापस कॉटन की तरफ आए। कॉटन पाकिस्तान की बैकबोन है। आपको पता है कि हम इसमें किंग होते थे, 15 मिलियन बेल से 5.5 मिलियन बेल पे आना, ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि हमें टेस्टिंग लैब्स पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमारी जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी आउट ऑफ कंट्री होती हैं, वो पाकिस्तान में लेके आएँ। ऑनलाइन बिज़नेस के लिए अमेज़ॉन, ईबे, अलीबाबा, इनको पाकिस्तान लेके आएँ। तो हमें बजट के अंदर ऐसे चीज़ें लेके आनी चाहिए कि अब क्योंकि तीसरा बजट आ रहा है, अब गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट में नहीं मैं कंसिडर करता कि एक बड़ा मुख्तसर और आखिरी सवाल होगा। असद उमर साहब से आपकी डिटेल पे इस पर बात हुई, किस हद तक हमारी गवर्नमेंट के वुज़रा इस पे मजबूत नज़र आते हैं? क्योंकि IMF का एक ऐसा ठोस बहाना कह लें या चीज़ शर्त कह लें कि वो हाथ बांध रही है, और ये नज़र भी आ रहा है जिस पे गवर्नमेंट रोती नज़र भी आती है कि IMF की शराइत हैं, कुछ कर नहीं पाते जबकि करना चाहते हैं। तो उस पर आपको कितना लगता है कि डेडलॉक बरकरार रहेगा, टूट सकता है? देखें जी, IMF की शराइत जो है इसमें कोई शक व शुबहात वाली बात नहीं है कि जिसने पैसे दिए होते हैं वो अपनी शराइत भी मनवाते हैं, ये तो उसमें दो राय है नहीं है। मैं अब सूरत हाल ये है कि हमने IMF की बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया, और जिसमें फैटफ की शक्ल में वो सामने आया, और बहुत सारी आप देखें कि चीज़ें कंट्रोल में आई, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल में आई। हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो प्लस में आ गया, पहली दफ़ा डॉलर की जो एक मूवमेंट, जो आर्टिफिशियल मूवमेंट थी वो ख़त्म होने हुई है, इंपोर्ट इकॉनमी डिस्कर्ज हुई है, और हमारी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अप हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं चूँकि टाइम टेकिंग होती हैं, तो अब चूँकि एक रास्ता बनना शुरू हो गया हुआ है, तो अब जो सूरत हाल है वो है
फैसिलिटेशन की, ना सिर्फ इंडस्ट्री को लार्ज स्केल के ऊपर बल्कि SME के ऊपर पर्टिकुलरली, जो कि 70% पार्ट है इस टोटल इकॉनमी की जो बिल्डअप होती है, दुनिया की इकॉनमी जो SME बिल्ड करते हैं, तो उनको बड़ा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी और अहम इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब आवाम को रिलीफ देने की बारी है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़रूरी से कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि 18-20-22 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जो है वो इतनी महंगाई में उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। और इमरान खान साहब मुझे पता है कि वो गरीबों के लिए जिस तरह की सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिस तरह की हमदर्दी उनके दिल में है, इस बजट में डेफिनेटली चीज़ें कम होंगी, वो आपको नज़र भी आएंगी। वो नज़र भी आएंगी। जो इनकी बात से मुकम्मल तौर पे मैं अगर सारा इसे इकट्ठा करके एक मजमूआ बनाऊं तो उसका आखिरी एक नुक्ता होगा कि सनतकारों ने और जो पाकिस्तान के कारोबारी अफराद थे उन्होंने अपने मसल दिखाए, एक ट्रैक मुतय्यन कर दिए कि हम इस पे चलेंगे तो कामयाबी की तरफ ये रास्ता जाता है। अब उसके अंदर जो रोड बना के और रोड को क्लियर करना, जो कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो बार बार मौखर भी हो रही है, उसको इम्प्लीमेंट करना और रास्ता क्लियर करना, ये हुकूमत का काम है। इनकी तरफ से काम था, इन्होंने कर दिया। अब हुकूमत के एंड के ऊपर है वो इनको फैसिलिटेट करें ताकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सके। आगे लिए चलते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर हाफिज़ एहतशाम जो है हमारे साथ मौजूद हैं। प्री बजट सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है, 2 से 3 सेशन हो भी चुके हैं। मुख्तलिफ एसोसिएशन के मेम्बरान जो हैं उनकी तरफ से अपनी सिफारिशात जो हैं वो भी सामने रखी गई हैं। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, कैसे देखते हैं आने वाला बजट कैसा होगा, क्या सिफारिशात सामने आ रही हैं? क्योंकि मैं एक बात प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर कह चुका हूँ कि तमाम सनतकारों ने, ताजरों ने फैसलाबाद के हवाले से अपनी पूरे मसल दिखा दिए हैं, रोड के ऊपर ट्रैक पे हैं। अब रोड को हमवार करना और सहूलियत देना गवर्नमेंट का काम है। आपको मुख्तलिफ सिफारिशात आ भी नहीं, बल्कि इस हवाले से टेक्सटाइल के हवाले से आप खुद भी उन्हें पुटअप करके गैस के हवाले से आपने मसला फिलफोर हल करवाया। कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं कि इस वक्त आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत है? देखें जी, सबसे पहली ज़रूरत तो है जी कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। जो टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है हम उसी को ही सेकंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक। वी जस्ट वांट कि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो टेक्सटाइल पॉलिसी गवर्नमेंट देने जा रही है उसकी ECC से फौरी तौर पर अप्रूवल एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो आपकी एलाइड इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल को सपोर्ट करती है, सपोर्टिव इंडस्ट्री है, उसके रॉ मटेरियल्स के अंदर, फिर चाहे वो कोई इंडस्ट्री भी हो, आज पेपर्स वाले हमारे पास बैठे थे, उनकी प्रिंटर्स वाले, उनके साथ हमारा उनका पेपर पे जो इनपुट की ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट से एक इस्तदा है कि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जौन सा है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका जो इनपुट है उस पर ड्यूटीज़ जौन सी हैं उनको कम से कम किया जाए, ताकि ना सिर्फ आपके मुल्क के अंदर जो वो रॉ मटेरियल पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेहतर अपनी मोनोपली ख़त्म की जाए, उनकी कार्टेलाइजेशन ख़त्म की जाए और आपके रोज़गार के मौके ज़्यादा से बढ़े। इसके साथ साथ हमारा बड़ा फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरीके से लोगों के रोज़मर्रा की अशिया, कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कम किया जाए, ताकि लोगों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी जाए और लोगों को सहूलियात में असल में सब्सिडी वहाँ पर दी जाए। उसके लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप बेसिक आइटम्स जौन सी हैं उनको लिस्ट आउट करें और उनकी प्राइसेस को कम करें, ताकि लोगों की, गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके और वो बेहतर तरीके से अपनी इस माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। गैस के हवाले से कैसे देखें आने वाले दिन, क्योंकि गैस और यौन की बड़ी इशू है, उसको आपने हाईलाइट भी किया। गैस 1 फरवरी से और फिर 1 मार्च से जो है, पहले लोकल इंडस्ट्री फिर कैप्टिव वाले बंद होने जा रहे हैं। कैप्टिव कनेक्शन के हवाले से आपने मसला हल किया। अब बिजली के रेट्स के ऊपर चीज़ें ज़रा मुश्किल क्रिएट कर रही हैं जो नॉन रेटेड हैं। इन चीज़ों को कैसे पुटअप करें, क्योंकि मुख्तलिफ सजेशंस तो आ रही हैं, उसके ऊपर आप अभी गौर भी कर रहे हैं? देखिए जी, एक चीज़ तो कैटेगरिकली मैं बड़ा इस पर एम्फसाइज़ करता हूँ और हम समझते भी हैं कि अगर नेशनल ग्रिड हमें 7.5 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे तो हमें गैस के लिए कैप्टिव के अंदर गैस बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। 7.5 सेंट पे नेशनल ग्रिड से हमें इलेक्ट्रिसिटी की नॉन इंटरप्टेड सप्लाई मिल जानी चाहिए। इसको यकीनी बनाए गवर्नमेंट। और गैस जिन इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है, आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, वहाँ से आपने स्टीम प्रोड्यूस करनी है। गैस आपकी दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, वहाँ पर उसको प्रायोरिटी पे गैस देनी चाहिए, ना कि हम डुअल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं। यहाँ तक गवर्नमेंट की बात ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉन्टीन्यू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर इंडस्ट्री को पहुँचना और 7.5 सेंट पे पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी मौखर हो रही है, उस पर हमने पहले आपसे इंटरव्यू भी किया, वो कितना ज़रूरी है कि उसे फिल फॉर इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 1.5 साल हम पहले ऑलरेडी गुजार चुके हैं और आने वाला ट्रैक जो है टेक्सटाइल सेक्टर से पूरा बूम पे है। अगर उनका ट्रैक के ऊपर वो ट्रैक की सहूलत जो है उन्हें डी ट्रैक जो वहाँ बैरियर लगा दिया गया तो मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं।
मेरा एक इसमें काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको जल्द से जल्द पॉलिसी लानी पड़ेगी। देखें इस दफ़ा एक चेंज चल पड़ी है, लोग आना शुरू हो गए। मसला क्या है, अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमें लोगों को उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके लेके चलना है। अगर आप इसको जल्द से जल्द अनाउंस नहीं करेंगे, इसको सेटल नहीं करेंगे, तो आप वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कई दफ़ा हो चुका है। आप ट्रैक पे आते हैं फिर डी ट्रैक हो जाते हैं, आप बूम पे जाते हैं फिर डी बूम हो जाते हैं। तो देयर इज़ ए नीड कि आप उस कॉन्टीन्यूटी को रखने के मज़ीद बेहतर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हमारा मुल्क इम्प्रूव कर रहा है। दुनिया में रीजन के अंदर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन के लिए गई हैं, हमने 8.5% ग्रो किया है। तो मेरा इस पे बड़ा, और मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा हुकूमत खुद इस पे एम्फेसाइज़ कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इसको कंटिन्यू रखें, ताकि ना सिर्फ आपका लोकल इन्वेस्टर बल्कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करे। उसे पता हो उसने 5 साल 10 साल में ये उसे हासिल होना है, ये उसकी फैसिलिटीज़ होंगी, और इस तरीके से वो काम करे। बहुत शुक्रिया हाफिज शाम साहब ने जो पॉइंट आखिर पे वो बड़ा ही कीमती था कि अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो आपकी पॉलिसीज़ को देखते हैं किस हद तक कंसिस्टेंट हैं, अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर वो आपकी तरफ आते हैं। क्योंकि डेफिनेटली सबसे पहले आपके इस वक्त यहाँ के जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंटेशन इस वक्त नागुज़ीर हो चुकी है। जब हम ट्रैक के ऊपर हैं तो वहाँ बैरियर ना खड़े किए जाएँ, बल्कि हुकूमत अगर काम करना चाह रही है तो डेफिनेटली इमरान खान को इनका कहना है कि हम ये काम कर रहे हैं, फैसलाबाद चैम्बर ये काम कर रहा है, उनको वो चीज़ें बताई जाए जो कि हमारी ज़रूरत है ताकि उसके मुताबिक काम हो और आने वाला बजट ऐन तवक्कुआत के पूरा उतरे उम्मीदों के ऊपर और हम वो तरक्की का सफ़र जो है जारी रख सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।